सर, एक बात समझ नहीं आती। जब सत्ता अपनी पकड़ और मजबूत करती है तो लोग अचानक बदलाव की मांग क्यों करने लगते हैं? क्योंकि जब शासन अत्यधिक नियंत्रित हो जाता है, जहां राजतंत्र, चर्च, सामाजिक पदानुक्रम और सेंसरशिप हावी हों, तो लोगों में असंतोष पैदा होता है। और यही असंतोष आगे चलकर उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़ देता है। ये बदलाव किन जगहों पर सबसे पहले दिखाई दिया? इटली और जर्मनी के राज्यों में, ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्रों में, आयरलैंड और पोलैंड में। यहाँ लोगों ने महसूस किया कि उन्हें अपनी पहचान, अधिकार और एकता के लिए संघर्ष करना होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मुख्य रूप से उदारवादी राष्ट्रवादी मध्य वर्ग ने, जैसे प्रोफेसर, शिक्षक, क्लर्क और व्यापारी। इन्होंने अखबारों, भाषणों और संगठनों के माध्यम से विचारों का प्रसार किया। किसान और मजदूर? वे आंदोलन की ताकत थे, लेकिन नेतृत्व का केंद्र नहीं। याद रखो, मिडिल क्लास लेड, मासेस सपोर्टेड। तो पहला बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ? फ्रांस में जुलाई 1830 में। राजा चार्ल्स टेंथ की निरंकुश नीतियों से जनता असंतुष्ट थी। उन्होंने संसद भंग की, प्रेस पर रोक लगाई और मताधिकार सीमित किया। फिर क्या हुआ? जनता ने विद्रोह किया, राजा को हटाया गया और लुई फिलिप को संवैधानिक राजा बनाया गया। यही था संवैधानिक राजतंत्र। इसका असर? पूरे यूरोप में विद्रोह की चिंगारी फैल गई। लोग कहने लगे, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप बीमार पड़ जाता है। फ्रांस के बाद कौन सा आंदोलन सबसे प्रभावशाली रहा? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। पहले वो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 1821 में यूनानियों ने संघर्ष शुरू किया। यूरोप ने उनका समर्थन क्यों किया? क्योंकि यूरोप के लोग प्राचीन यूनानी संस्कृति से भावनात्मक रूप से जुड़े थे। इसी भावना को कहा गया हेलेनिज्म। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता की जन्मभूमि बताया। और लॉर्ड बायरन? उन्होंने धन जुटाया, युद्ध में भाग लिया और 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। सर, एक बात, राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीतिक आंदोलन था या कुछ और भी? बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्रवाद का निर्माण केवल युद्ध या सत्ता से नहीं हुआ। इसमें कला, साहित्य, लोकगीत, लोककथाएं और संगीत की केंद्रीय भूमिका थी। इन माध्यमों से लोगों में साझा अतीत और भावनात्मक पहचान बनी। यानी राष्ट्रवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन भी था? बिल्कुल, और इसमें रूमानी आंदोलन की बड़ी भूमिका थी। इसने तर्क से ज्यादा भावना और गौरवपूर्ण अतीत पर जोर दिया। क्या आर्थिक कारण भी थे? बहुत बड़े। जनसंख्या बढ़ी, लोग शहरों में आए, बेरोजगारी बढ़ी, झुग्गियां बनी, कारीगरों को सस्ते मशीन उत्पादों से प्रतिस्पर्धा मिली। परिणाम? गरीबी, असंतोष और आंदोलन। गांवों में क्या स्थिति थी? फसलें खराब हुईं, भोजन की कमी हुई, महंगाई बढ़ी। 1840 का दशक हंग्री 40s कहलाया। भूख ने लोगों को विद्रोह के लिए मजबूर किया। इन सब का चरम कब आया? 1848 पेरिस में विद्रोह हुआ, राजा हटे, गणतंत्र घोषित हुआ। 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिला। राष्ट्रीय कार्यशालाएं बनाई गईं। क्या इससे समस्या हल हो गई? नहीं, संसाधन कम थे, मजदूरी कम थी, असंतोष बढ़ा। 1844 में सिलेसिया के बुनकरों ने विद्रोह किया, सरकार ने दमन किया। तो ये आंदोलन असफल रहे? तुरंत हाँ, लेकिन दीर्घकाल में नहीं। इन्होंने लोकतंत्र, श्रमिक अधिकार और सामाजिक न्याय की नींव रख दी। सर, अब समझ आया, इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं, लोगों की भावनाएं, संघर्ष और पहचान है। और यही समझ परीक्षा में उत्तर भी बनाती है और समाज को समझने की दृष्टि भी।